डिस्ट्रैक्शन वर्सेस फोकस, विकर्षण वर्सेस आकर्षण, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। क्योंकि हर आदमी डिस्ट्रैक्टेड है, कोई कुछ नहीं कर पा रहा। कुछ बुक पढ़ने के लिए कहो वो नहीं पढ़ पा रहे, कुछ मेडिटेशन करने के लिए करो वो नहीं बता पा रहे। इस पॉडकास्ट में तो फिर भी थोड़े सीरियस लोग आते हैं क्योंकि वो उनका अटेंशन स्पैन सही है, 50 मिनट 60 मिनट वो सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका एक है। लेकिन उसके बाद भी ये दुनिया जितना हो सके उतना उसका अटेंशन जो है वो माइनस में जाता जा रहा है। 1990 का सर्वे अभी मैं खोल के बैठा हुआ था, तो उसमें देखा था अटेंशन स्पैन एक आदमी का होता था 20 मिनट। आज का अटेंशन स्पैन अगर आप गेस करें तो आप गेस भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज का अटेंशन स्पैन 9 सेकंड हो चुका है। दोस्तों, आपने अपनी जिंदगी तो बर्बाद करी, आसपास भी आपके जो लोग हैं उनकी भी जिंदगी आपने बर्बाद कर दी। क्यों? क्योंकि आप काम करोगे नहीं तो आपके घर वाले खाएंगे नहीं, आपके बीवी बच्चे खाएंगे नहीं, और आप एक नकारा कहलाए जाओगे। आपका पूरा जो ध्यान है वो सिर्फ गेमिंग पे रहता है, आपका जो पूरा जो ध्यान है वो सिर्फ इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पे रहता है, और नहीं तो आप मियाँ खलीफा देखने में व्यस्त हैं। इसके अलावा आपकी जिंदगी में और क्या है? किसी और की अंडरवियर के अंदर जाना चाहते हो, सोशल मीडिया पे फॉलोइंग्स बनाना चाहते हो, लेकिन कर कुछ उखाड़ कुछ नहीं पा रहे हो। डिस्ट्रैक्शन इतना भयंकर हो चुका है कि कुछ भी करने बैठते हो, देखते हो क्या हो कि एकदम से आप कुछ करने बैठे और एकदम से आप कुछ और करने का मन आपका करने लगा कि चलो अभी ये कर लेते, नीचे रहते। तो मैं आज थोड़ा सा माइंड के बारे में कुछ क्वालिटीज डिस्कस करूंगा, जो शायद हो सकता है कि आपकी जिंदगी संवार दे। नहीं संवारेगी तो जिंदगी खत्म। जीवन में एक चीज हमेशा स्मृति में ले आओ कि जितने भी लोग यहां पे सुन रहे हो, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज राग द्वेष। मुझे सिंगिंग पसंद है, सिंगिंग में मुझे श्रेया घोषाल के गाने पसंद है, लेकिन मुझे कुमार सानू के गाने नहीं गाने, है ना। मुझे यूपीएससी की पढ़ाई करना पसंद है, मुझे फिजिक्स पसंद है, पर मुझे बायो नहीं पढ़नी। मुझे बायो पढ़नी है पर मुझे केमिस्ट्री नहीं। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एक्सट्रीम लाइक्स एंड एक्सट्रीम डिसलाइक्स। इन एक्सट्रीम लाइक्स और डिसलाइक्स को हम क्या बोलते हैं? राग द्वेष। जो लाइक्स वाली चीजें हैं, अगर देखे ध्यान से तो उसमें आपका मन लग जाता है। पबजी, सोशल मीडिया, लड़कियों से बातें, लड़कों से बातें, चैटिंग, करा कुछ नहीं है जीवन में अभी, लेकिन अय्याशियां जो हैं वो चल रही हैं। और आप इसको चाहते हुए भी नहीं रोक पा रहे हो कि भाई ठीक है, हम सर करें क्या। राग वाली चीजें तो आप कर ले रहे हो, यानी आकर्षण जो है, जैसे कि स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट है तो हाँ ठीक है, उसमें सुन लिया आपने, ठीक है। लेकिन जहां पे कुछ करना है वहां पे नहीं कर पा रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मार्केटिंग सीखनी है, आपको पता है मार्केटिंग सीखना जरूरी है, और तब भी आप नहीं सीख पा रहे हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको कुछ और पसंद है और आप वो करना चाहते हो, लेकिन उसमें इतना कंपटीशन है कि अब आप उसको क्रैक करने के लिए जाओगे तो उसमें कुछ नहीं होने वाला, या फिर क्रैक करोगे भी तो उसमें आपको किसी के साथ सोना पड़ेगा, चाहे वो कॉर्पोरेट हो चाहे वो बॉलीवुड हो। ये तो लड़कियों की बात कर रहा हूं मैं, लड़कों में तो वो भी फैसिलिटी नहीं है। तो अब चक्कर क्या है सारा का सारा कि आप कुछ कर ही नहीं पाते। आपसे बुक पढ़ने बोलो, बुक नहीं पढ़ाई जा रही आपसे। आपसे वेबसाइट बनाने के लिए बोलो, आपसे वेबसाइट नहीं बनाई जा रही है।
आपसे वर्डप्रेस पे कुछ करने के लिए बोलो, वर्डप्रेस से आपकी वेबसाइट नहीं बनती। आप पे बोलो फेसबुक एड्स को जाके यूट्यूब से सीखो, आपसे वो नहीं सीखा जा रहा। आपको आपका ध्यान ही नहीं टिक रहा है, आपका ध्यान टिक ही नहीं रहा। जब मैं 2020 में कोविड पीक 1 चल रहा था, तो मेरे जेब में पैसे नहीं थे। मैंने अपने ओनर से बोला था मैं रेंट आपको अगले महीने दूंगा। उस वक्त क्या हुआ कि मैंने फेसबुक एड्स सीखना चालू किया। सोचा, एक आइडिया दिमाग में आया मेरे कि चलो ये स्टार्ट करते हैं। फेसबुक एड्स मैंने सीखना चालू किया, और फेसबुक एड्स सीखते सीखते मैंने एक चीज़ देखी कि मैं अब यूट्यूब पे बैठ के, मेरे पास इंटरनेट था। ये अच्छी चीज़ थी कि मेरे पास इंटरनेट लगवा रखा था मैंने। तो इंटरनेट था 1 महीने 2 महीने का। तो मैंने कहा ठीक है, अभी मेरे पास 1 महीना है, अगले महीने रेंट देना है, देखते हैं क्या करना है। तो मैं उठा और फेसबुक एड्स मैनेजर जो है वो सीखना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने जब यूट्यूब वीडियो खोली, तो क्या मेरा भी ध्यान नहीं टिक रहा था क्या उस पर? बिल्कुल सही बात है, नहीं टिक रहा था। लेकिन वहाँ से एक चीज़ मेरे ऊपर निकल के आई कि मुझे करना था, क्योंकि मेरे पास कोई चारा नहीं था। तो अब आपको समझना ये पड़ेगा कि हमेशा कृष्ण 4 बातें बोलते हैं कि 4 लोग मेरे मार्ग पे आते हैं। एक है जिज्ञासा वाले, और एक है दुख वाले। तो जब आपकी ज़िंदगी में एक्सट्रीम दुख आ जाता है, तो आप हर चीज़ करने के लिए रेडी रहते हो। लेकिन जब आपकी ज़िंदगी में एक्सट्रीम जिज्ञासा आ जाती है, एक्सट्रीम इच्छा आ जाती है, तब भी आप कुछ करने के लिए रेडी रहते हो। चक्कर क्या है सारा का सारा, जब मेरे साथ हुआ तो मेरे पास रेंट देने के लिए पैसे नहीं थे। मेरे अंदर एक दुख आ रहा था कि अब मैं क्या करूंगा, दिल्ली में सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा, खाने के लाले पड़ जाएंगे, है ना। तो वो इतना ज़्यादा दुख था, इतना टेंशन थी कि सो नहीं पा रहा था मैं। आई वॉज नॉट एबल टू स्लीप। सो आई डिड इट फॉर यू। देर इज अ हाई पॉसिबिलिटी दैट देर इज नो दिस वन ऑफ एनी काइंड, दुख और क्राइसिस और या क्रैश और ऑफ एनी काइंड, किसी भी प्रकार का आपके पास इस समय दुख नहीं है। क्योंकि मैंने आपसे क्या बोला, रोटी कपड़ा मकान, इस पे जब बात बनाती है तो उसको क्राइसिस बोलते हैं। उससे पहले आपका घर चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, खाना पीना चल रहा है, कपड़ा मकान चल रहा है, आप बाहर निकल जाते हो, आप ओला कर पा रहे हो, ओला से वापस आ रहे हो, बस ठीक है, आपका कुछ नहीं होने वाला ज़िंदगी में, क्योंकि अब कोई चेंज ही नहीं आएगा। तो अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने आप को इच्छा में उत्तीर्ण करना पड़ेगा। अगर आप ध्यान से पैटर्न देखें, जब मैंने श्लोक पढ़ा कृष्ण का, तो मैंने सोचा कि यार बहुत सारे यूट्यूबर्स भी हैं जिनके पिताजी बहुत अच्छे थे। जैसे आशीष चंचलानी है, एक यूट्यूबर कॉमेडियन है, उनका बैकग्राउंड मैंने पढ़ा। तो उनके पिताजी के पास सिनेमा हॉल है। तो मैंने कहा यार ये कैसे कर पाए, मतलब ऐसा क्या था। फिर मैंने भुवन बाम का देखा, बहुत सारे और का देखा। अमित भड़ाना के पास पैसे नहीं थे, चलो वो तो मैं समझ रहा था कि अमित भड़ाना के पास नहीं है, लेकिन कैसे होता। तो आप अगर ध्यान से देखोगे कि इनके अंदर ना एक इतनी ज़्यादा बर्निंग डिज़ायर था अपने डिज़ायर को एक्सप्रेस करने का, कि ये घर में बैठे बैठे सोच रहे थे मैं करूँ क्या ज़िंदगी में, करूँ क्या ज़िंदगी में। और वो मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। वो डिज़ायर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था उनका। तो वो डिज़ायर इतना ज़्यादा स्ट्रांग था कि वो सफरिंग ही क्रिएट कर रहा था। तो अल्टीमेटली अगर आप देखोगे तो डिज़ायर भी सफरिंग क्रिएट करने लग जाए। जब सफरिंग यानी बहुत ज़्यादा मुझे करना है और मेरे अंदर सफरिंग क्रिएट हो रही है, टेंशन क्रिएट हो रही है, मतलब ये नहीं है कि चलो कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, मतलब मुझे जल्दी से कुछ करना है। ऑल्दो ये इतना स्ट्रांग नहीं होता है, क्योंकि एक है आपके पीछे सुई चुभो ही जा रही है, और एक है कि आप खुद सुई चुभो रहे हो। ये दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो आपके पास नियंत्रण है, डिज़ायर को कम कर दो, उसका थोड़ा सा मैग्नीट्यूड सही हो जाएगा सुई ने। तो अल्टीमेटली ये भी क्राइसिस पे ही आता है, क्योंकि डिज़ायर इतना हो जाता है कि आपको सफरिंग होने लगती है। तो अब चक्कर क्या है सारा का सारा, कि एक और भी थर्ड स्टेज इसके बारे में मैंने बात नहीं करी है, लेकिन अब ये पता नहीं काम करेगा कि नहीं करेगा आप लोगों के ऊपर। मेरे ऊपर तो किया, तो मैं बता दे रहा हूँ। तो 2-3 तरीके से मन को नियंत्रित किया जाता है। यानी अगर आपको ज़िंदगी में चेंज चाहिए, जब आप बोलते हो ना हाउ टू डू दिस, हाउ टू डू दैट, यू जस्ट आस्किंग फॉर अ चेंज।
how to control your mind. You want to change your mind, right? How to be healthy. You want to change something, right? You want to be fat to healthy, right? So whenever you are asking a question, you are not asking the question. You are asking a change. You need to understand this. The Krishna has told that बदलाव 4 प्रकार से आता है, ठीक है. पहला बदलाव जो है वो आता है जिज्ञासा से, यानी इच्छा से. दूसरा जो आता है दुख से आता है. तीसरा आता है कि यही दो, एक्चुअली देखा जाए तो इन्हीं दोनों से आता है. उसके बाद जो होता है वो तीसरा चौथा जो है उसको लेट्स नॉट गो इनटू दैट. तो ये 2 तरीके से बदलाव आता है. लेकिन एक तीसरा तरीका भी है जिससे बदलाव आता है. वो है कि जब आपकी चित्त की जो वृत्तियां हैं, यानी जो तरंगे उठ रही हैं आपके मन में, यानी जो ओवर थिंकिंग स्टेट है, मेंटल स्टेट है, जो कंफ्यूज्ड स्टेट है, जो कचरा चलता रहता है माइंड में, क्लटर्डनेस है माइंड की, उसको अगर किसी तरीके से शांत कर दिया जाए और मन को वो रस दे दिया जो वो रस चाहता है, तब मन वो करने लग जाता है, चाहे वो दुख हो चाहे इच्छा हो, जो आपको पसंद है. मतलब मन आपके मुताबिक चलने लग जाता है. और यही हुआ 2019 में, जब मेरा बहुत ही गंदा वाला ब्रेकअप हुआ. तो 11 सितंबर को 2019 में ब्रेकअप हुआ मेरा. और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने वो बीते. उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च में कोविड आ गया. तो 6 महीने हो चुके थे ऑलरेडी, है ना. अप्रैल, मई, आई थिंक जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, हाँ ठीक है. तो ऑलमोस्ट सितंबर 2020 में मेरे अंदर एक इंस्पिरेशन आई, मेरे अंदर आँख खुली मेरी, और मैंने फेसबुक ऐड सीखना स्टार्ट किया. और अक्टूबर में मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए मणिपाल चला गया. उससे पहले मेरे पास पढ़ाई कंप्लीट करने के जाने के लिए टिकट कटाने के लिए पैसे नहीं थे. तो आप सोच सकते हो कितना खतरनाक है ये. फिर वहाँ गया, मैं कॉलेज की एडमिशन फीस भरी, और उसके बाद वहाँ पे मैं रेंट पे फ्लैट लेके रेंट पे रहने लगा, विच वॉज ऑलमोस्ट 17,000 to 18,000 रुपीज़ पर मंथ. 6 months आई स्टेड देयर. मैंने सोचा था अब मैं वहीं रहूँगा, वहीं से कुछ काम वाम देखूँगा, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं गूगल एड्स के थ्रू अब वहाँ पे अपना रिकॉर्डिंग स्टूडियो डाल दूँगा. तो वहाँ से जो पैसे वैसे आएंगे, वो पैसे से मैं रेंट वेंट और ये सब जो है निकालूंगा और वहीं रहूँगा. तो मार्च में क्या हुआ कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझे वहाँ मिल गई, जो अभी मेरी करंट गर्लफ्रेंड है. तो वो फिर जब जा रही थी तभी मिली मुझे वहाँ पे. शी वॉज ऑल्सो कंप्लीटिंग हर कोर्स इन माई कॉलेज. तो मैं उससे मिला, तो उससे बात हुई, और उसके बाद फिर वो दिल्ली आ गई. तो अब बात यहाँ पे दिल्ली से होने लगी मेरी उसके साथ. और दिल्ली के बाद क्या हुआ कि मैं, मतलब थोड़े दिन बाद जब बात होने लगी तो वो बोलती रही कि आओ, कब आओगे. और मेरे को भी 6 महीने हो चुके थे. जैसा कि आपको पता ही है कि मैंने चैलेंज सफरिंग डिस्कवर करी इस फेज़ में. अगर लोग ध्यान से मेरे को सुनते हैं तो उनको पता होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ. तो उसके बाद फिर मैं दिल्ली आ गया, और दिल्ली में मैंने यहाँ पे अपना लाइव बैंड स्टार्ट किया, और मार्केटिंग जो भी था सब स्टार्ट किया. तो अब देखिए, ये सब कुछ मैंने किया, लेकिन क्योंकि मुझे अपने मन पे नियंत्रण था, मेरे मन पे नियंत्रण था. तो अब क्या होता है, जब चित्त में वृत्तियां बढ़ जाती हैं, तो आप किसी भी प्रकार की बुक उठाओ, आज ही एक्सपेरिमेंट करना. आप बुक उठाओ, बुक पढ़ना चालू करो. 1-2 पेज पढ़ने के बाद आपका मन जो है ना, वो आपसे कहेगा चल मैगी बना ले, चल एक बार ज़रा सोशल मीडिया चेक कर ले, चल एक बार ज़रा लैपटॉप चेक कर ले, चल एक बार ज़रा टीवी चला ले, चल एक बार ज़रा फ़ोन कर ले, चल एक बार नीचे चलते, चल यहाँ चलते, चल वहाँ चलते. आपका मन, आप जहाँ फोकस कर रहे हो वहाँ पे फोकस करता तो है, लेकिन एकदम से वो
डीफोकस होकर कहीं और फोकस करवाने लगता है आपको, मतलब आपका फोकस जंप ले रहा है। ये एक बहुत ही यूनिक पॉइंट है जो कि यहां पे समझना है इस पॉडकास्ट में। आपका फोकस जो है वो जंप लेता है, मतलब इट इज लाइक पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट एफ, पॉइंट एफ, ऐसे जाता रहता है। आपको उसको टिका कर रखना पॉइंट ए पे, लेकिन वो पॉइंट ए पे टिकेगा ऐसा नहीं टिकेगा। आपने बुक पढ़ा, एक दो पेज पढ़े, फिर पॉइंट बी पे जंप कर दिया, मतलब क्या, सोशल मीडिया। अब आप सोशल मीडिया चला रहे हो, फिर पॉइंट सी, सोशल पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट डी, पॉइंट एफ, पॉइंट आई, ऐसे करते करते पूरा ए टू जेड तक आपको जंप कराता रहेगा। आपको समझ नहीं आएगा हो क्या रहा है, और ये आपको ऑब्जर्व करना है। ये मेरी बात नहीं है, इसीलिए मैं कह रहा हूं ऑब्जर्व करो। देखो, गुरुओं को सुनने से कुछ नहीं होगा। ये बहुत ही मुझे गुस्सा आता है इसमें कि लोग ना बस सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं। पिछले 100 साल से तुम लोग कर क्या रहे हो? सुनी तो रहे हो। ओशो मर गए, कृष्णमूर्ति मर गए, कुछ नहीं हो पाया। कुछ लोग में चेंजेस आते मैं मानता हूं, 0.1% में चेंज आके चला गया, लेकिन दैट इज नॉट इनफ यार, दैट इज नॉट इनफ। ठीक है, इट हैज टू बी वट एवर इज टेलिंग इन द, वट एवर इज टॉट इन द वेदांता, वट एवर इज टॉट थ्रू द गुरुज, you need to fucking observe it by yourself. So that's what I'm telling. Try to open a book right now and try to read it and see the brain. Observe the brain. It will start focusing on point A, which is the book in this case. Then it will jump on to B. It will start giving you hints. Okay, do this, where is the phone, ऑटोमेटिकली आपका ध्यान फोन पे चला जाएगा। सो फोकस जंप ले रहा है। आपको समझना पड़ेगा कि आपकी फोकस की स्टेट क्या है, आपके अटेंशन की स्टेट क्या है। अंकल, अपने अटेंशन की स्टेट समझो, देखो उसको, बाहर मत देखो इंद्रियों के थ्रू। पूरे टाइम बाहर देखते रहते हो पांचों इंद्रियों से। अपने अंदर देखो कि अटेंशन की स्टेट क्या चल रही है, बस देखना है, सिर्फ कुछ नहीं करना है। कि ठीक है, अभी मेरी अटेंशन बुक पे है, अब मैं देखता हूं कितनी देर तक टिकती है। स्टॉप वॉच लगा लो, आप देखोगे विद इन 2 to 3 minutes या 1 minute या 30 seconds आप बुक पढ़ोगे और एकदम से आपका फोकस जंप करेगा। वो फोकस टिकेगा, तो सोशल मीडिया पे उठाने के लिए आपका मन करेगा इंस्टाग्राम खोलो, या तो आपका मन करेगा कि नीचे जाओ, या तो आप किसी से बात करने लगोगे, फिर आप बुक पढ़ोगे, फिर आपका एकदम से थोड़ी देर टिकेगा, फिर एकदम से जंप लेगा। फिर बुक पढ़ोगे, फिर जंप लेगा, फिर बुक पढ़ोगे, फिर जंप लेगा। ऐसे आपका जंप ले रहा है। जितनी जल्दी वो जंप लेगा उतना समझ जाओ कि तुम बेचैन हो, उतना ही तुम रेस्टलेस हो। ये रेस्टलेसनेस को चेक करने के लिए एक मेजरमेंट मीटर बता रहा हूं आपको मैं, कि आपकी रेस्टलेसनेस कितनी है। अगर आपको ये चेक करना है ना, तो आप एक बुक उठाओ, बुक ऐसा कुछ करना चालू कर दो जो आपके कंफर्ट के बाहर है। बुक किसी से नहीं पढ़ी जा रही। मुझे पता था जब मैंने बोला .com सीक्रेट खरीदो, तो कई लोगों ने खरीद भी ली होगी, लेकिन वो प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे होंगे। अरे कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अच्छा, ध्यान अभी टिक जाएगा आपका, लेकिन आपके रोटी कपड़ा मकान हटा दें आपके नीचे से, बस रोटी कपड़ा मकान हटाना है। इनमें से कोई एक चीज भी हटा देनी है, अभी देखो तुरंत ध्यान टिकेगा आपका। इतना भयानक ध्यान टिक जाएगा कि आप कहोगे सर इतना भयंकर ध्यान तो आज तक जिंदगी में नहीं टिका। वो टिकेगा, लेकिन वो स्टेट है नहीं आपकी, है ना। तो अब चक्कर क्या है सारा, कि एक थर्ड स्टेट है, वो है चित्त की वृत्तियों को अगर आप गिरा देते हो। तो अगर आप थोड़ा मेडिटेशन वगैरह करना स्टार्ट करें, साधना करें, और उसके बाद फिर अपने काम को करें, तो वो ज्यादा बेटर है आपके लिए। उसमें आपकी वृत्तियां जो है वो इतना परेशान नहीं करेंगी। मन की शून्यता जितनी ज्यादा अधिक होगी, उतना ज्यादा आपका जो ध्यान है वो तीव्र होगा। शून्यता अगर नहीं होगी, जितना ज्यादा मन जो है वो विचलित होगा, विचलन होगा जितना ज्यादा मन में, उतना ज्यादा वो फोकस जंप करेगा आपका। मतलब इट इज लाइक पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट डी, पॉइंट एफ, पॉइंट जी, ऐसे आपका जंप करेगा। आप देखो, ध्यान से देखो, अगर कुछ भी आप देखने की कोशिश करोगे, एकदम से जंप करेगा, फिर देखो फिर जंप करेगा, फिर देखो फिर जंप करेगा। कुछ टाइम, अब एक तरीका और भी होता है कि जैसे कि मान लो जंप करे जा रहा, अब बार बार आप टिकाए जा रहे हो। मैं अभी बाइक से कानपुर जा रहा था,
तो मैं देख रहा था कि मैं शुरू में बाइक चलाया, मैं देखा इधर लेफ्ट राइट ये सब देख रहा था मैं, कोई दिक्कत नहीं, मतलब फोकस नहीं आ रहा था, मतलब गाड़ियों पे इस पे, तो मैं स्पीड कर नहीं पा रहा था। जब तक मेरा फोकस बाइक चलाते वक्त नहीं बनता है तब तक मैं स्पीडिंग नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं बिना फोकस के स्पीडिंग करूँगा, यानी ओवर स्पीडिंग करूँगा या 100 पे चलाऊँगा, 150 पे चलाऊँगा, चक्कर क्या है सारा का सारा कि अगर मैंने इस पे चलाया तो देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट। बहुत पहले की बात है, मैं सदगुरु का एक इंटरव्यू देख रहा था। उन्होंने कहा था जब मैं बाइक चला रहा होता हूँ, सदगुरु कहते हैं, तब मुझे पता रहता है कि आज मेरा एक्सीडेंट का दिन नहीं है, आज मेरा एक्सीडेंट नहीं हो सकता। तो मैंने सोचा ये क्या बात कर रहे हैं, उन्होंने उसका राज नहीं बताया, मुझे पता है क्या राज है उसका, बाद में मुझे पता चला। एक्चुअली जब आप बाइक चलाते हो, पॉइंट ए से पॉइंट बी जाते हो, लेट से कानपुर से दिल्ली आ रहे हो, तो जैसे आप बाइक पे बैठोगे ना, आप अपने मिरर में देखोगे पीछे कौन आ रहा है, राइट मिरर में देखोगे, लेफ्ट मिरर में देखोगे, आप देखोगे कि आपको अंदर अगर ध्यान से आप देखो तो आपको मिरर में बार बार देखने की कोशिश पड़ रही है कि पीछे कौन आ रहा है, 4-5 बार देखना पड़ रहा है पीछे कौन आ रहा है, या आपको कैसे चलाना है बाइक। आप फोकस्ड नहीं हो, सड़क पे फोकस्ड नहीं हो, आपका जो अटेंशन है वो तीव्र नहीं हुआ है सड़क पे। तो क्या होता है कि आपको डर लगता है कि यार स्पीड बढ़ा रहा हूं मैं अभी, पता नहीं, मतलब मैं खोया हुआ हूं इस समय। ऐसा होता है अगर आप ध्यान से देखें तो, क्योंकि इसको पकड़ना थोड़ा बारीक है, पकड़ नहीं पाओगे आप इसको। आप कहोगे हम तो बाइक चलाते हैं हमारा तो कुछ नहीं होता, अरे मैं बता रहा हूं ना, आपका ध्यान जो है वो कुछ 50-60 किलोमीटर आप चलाओगे, उसके बाद फोकस होगा। और यही मेरे साथ हुआ, जब 50 किलोमीटर चल लिए तब मेरा जो ध्यान था वो सब जगह से हट के सड़क पे आ गया। अब मैं कॉन्सेंट्रेटली चला सकता हूं। अब मैं 100 पे भी चलाऊंगा ना, मेरा एक्सीडेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेरा ध्यान इतना ज्यादा अधिक है, इतना ज्यादा तेज है, इतना तीव्र है कि अगर कोई राइट साइड से गाड़ी आ रही है या लेफ्ट साइड से गाड़ी आ रही है तो मुझे पहले से ही पता है। मैं मिरर में देख रहा हूं तो मुझे गाड़ी दिख रही है। जब मेरा फोकस नहीं होता, मैं मिरर में देखता हूं, मुझे गाड़ी दिखती है लेकिन रजिस्टर नहीं होता, कुछ और चल रहा होता माइंड में, माइंड फोकस्ड नहीं है। तो एक है आप सो के उठे हो और एक है आपका शरीर और मन सो के उठा, ये दो चीजें अलग अलग होती हैं। एक है कि आप वहां मौजूद हो लेकिन आपका शरीर और मन वहां मौजूद नहीं है। इनफैक्ट शरीर भी मौजूद है पर मन मौजूद नहीं है। ये थोड़ा समझना बहुत जरूरी है आपको, नहीं तो आपको धज्जियां उड़ जाएंगी। आप वहां पे बाइक चला रहे हो लेकिन आपका शरीर तो मौजूद है पर आपका मन मौजूद नहीं है, और मन की मौजूदगी अगर नहीं है तो एक्सीडेंट हो जाएगा। इसी वजह से बाइक तेज चलाओ लेकिन अपनी अटेंशन की तीव्रता होनी चाहिए आपकी। अगर आपकी अटेंशन की तीव्रता नहीं है तो बाइक तेज मत चलाओ। जितना ज्यादा आपका अटेंशन आपके साथ है उतना ही ज्यादा आप हर चीज को कॉन्कर कर पाओगे। अटेंशन जिसकी, हार्डवर्क इज नॉट द की टू सक्सेस, इनफैक्ट स्मार्ट वर्क इज ऑल्सो नॉट की टू सक्सेस, अटेंशन इज की टू सक्सेस। इट्स ऑल अबाउट फकिंग अटेंशन। अटेंशन से ही चक्र खुलते हैं, जो चक्र हैं शरीर के वो अटेंशन से खुलते हैं। उस पर ध्यान देते रहो, चक्र खुल जाएगा। अटेंशन एक नोक की तरह है, एक सुई की तरह होती है, वो कहीं भी लगा दो वो फटना चालू हो जाएगा। उसको एक क्वेश्चन पकड़ लो और उस क्वेश्चन पे पूरा अपना अटेंशन लगाए रहो, एक ना एक दिन वो क्वेश्चन जो है खुलेगा। 2-3 जल्दी खुलेगा, 4-5 दिन में खुल जाएगा। बड़ा क्वेश्चन है तो देर में खुलेगा। इट्स ऑल अबाउट अटेंशन। आपकी अटेंशन टिकी नहीं रही आपके बुक पे, आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। लोग कहते हैं कि सक्सेसफुल होने के लिए क्या चाहिए? नॉलेज चाहिए, स्किल्स चाहिए, एबिलिटी चाहिए, सेल्फ कंट्रोल चाहिए, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। ये सब बेवकूफियत वाली चीजें हैं। आपसे मैं क्या कह रहा हूं, यहां पे इतने लोग मेरे को सुन रहे हो, आपसे मैं क्या बोल रहा हूं? अरे नॉलेज तो तुम तब लोगे ना जब तुम बुक पढ़ोगे। अटेंशन इज द मेन थिंग ना। हाउ कैन यू से कि नॉलेज इज द मेन थिंग? हाउ कैन यू से एक्सपीरियंस इज द मेन थिंग? हाउ कैन यू से श्रम, हार्डवर्क इज द मेन थिंग? श्रम करने से कुछ नहीं होता, मेरी बात सुनो। अरे तुम श्रम ही तो कर रहे हो। सुबह तुमने बुक खोली, तुम्हारा ध्यान नहीं टिक रहा, वो श्रम ही तो है। और क्या है? और क्या करोगे तुम उसमें? श्रम में क्या दौड़ने लगोगे क्या बुक पढ़ते पढ़ते? श्रम नहीं, श्रम। अरे हार्डवर्क इज नॉट द की टू सक्सेस, स्मार्ट वर्क इज नॉट की टू सक्सेस, अटेंशन इज की टू सक्सेस। इफ यू हैव द कंट्रोल ओवर अटेंशन ना,
यू कैन डू वट एवर द हेल यू वॉन्ट. इनफैक्ट आज तो सोशल मीडिया भी यही कह रही है कि अटेंशन इज मनी. जिसका अटेंशन मैंने खींच लिया वो यूट्यूब से उठा के इंस्टाग्राम पे लाना चाहते हैं. इंस्टाग्राम यूट्यूब वाले इंस्टाग्राम से उठा के यूट्यूब पर. इट्स ऑल अबाउट अटेंशन. सो इस अटेंशन को यूज करके लोगों ने क्या क्या डिसाइफर कर दिया. लोगों ने यह कह दिया कि धरती गोल है 10,000 साल पहले. लोगों ने 7 ग्रहों की पुष्टि कर दी इस अटेंशन को लेके. ये जो अटेंशन है इसके जो आप लोग सारी अगर एक सब कुछ हटा दो, शरीर मन इंद्रियां सब हटा दो, श्रम प्रैक्टिकल नॉलेज थ्योरेटिकल नॉलेज सब कुछ हटा दो, एक चीज अगर मैं चूज करूंगा वो है अटेंशन. अटेंशन से ऊपर कुछ नहीं है. जिस आदमी की अटेंशन है उसके हाथ में, और जितनी तीव्र जितनी तीखी अटेंशन होती है, जितना भयंकर उसकी धार होती है अटेंशन की धार, उतना ही भयानक आदमी होता है वो आदमी साला जेल से भाग जाएगा. वो जेल से भाग जाएगा भैया, इतना भयंकर आदमी है वो. आपको पता नहीं अभी इस अटेंशन से क्या क्या किया लोगों ने. आप अगर देखो बड़े से बड़ा कोई भी एंटरप्रेन्योर है वो अटेंशन की वजह से. मैं अभी सोनू निगम का एक इंटरव्यू देख रहा था. उन्होंने बोला कि मैं 1990s में पूरा फोकस था, मतलब मैच नहीं देखता था. लोग कहते थे मैच देखो, तो लोग कहते थे मैं इनका मैच देखूं या अपना मैच देखूं, है ना. सो ही केम इनटू द बॉलीवुड इन 1990s, सोनू निगम. एंड देन ही टोल्ड दैट इन द इंटरव्यू, एंड आई गॉट दैट फ्रॉम द इंटरव्यू एक्चुअली, कि ही वॉज लिटरली फोकस्ड. सुबह उठते थे चले जाते थे, एंड इट वॉज ऑल अबाउट फोकस. इट्स ऑल अबाउट आपका फोकस कहां टिका हुआ है पूरे 24 घंटे में. 24 घंटे में किस तरफ आपका फोकस टिका हुआ भैया. फोकस फोकस फोकस. अगर आप फोकस नहीं करोगे ना तो वो चीज कटेगी नहीं. वो आपकी जो फोकस की सुई है वो जब तक दीवार पे टच नहीं करेगी तब तक वो दीवार में छेद नहीं होगा. और दीवार में छेद होगा नहीं, उसी छेद को सफलता बोलते हैं. उसी छेद को सफलता कहते हैं कि भैया हाँ सफलता. तो इट्स ऑल अबाउट अटेंशन. अटेंशन आपने जीरो कर दी अपनी, क्योंकि आपको पता ही नहीं अटेंशन की वैल्यू क्या है. इंस्टाग्राम पे लगे हुए रील पे रील देखे जा रहे हो, उससे अटेंशन और आपकी खराब हो रही है. आपको पता ही नहीं है. लोगों से पूछो अटेंशन की क्या वैल्यू, कहेंगे कोई वैल्यू नहीं है. वैल्यू है नॉलेज की, वैल्यू है प्रैक्टिकल स्किल्स की, वैल्यू है हार्डवर्क की. अरे घोंचू हार्डवर्क करेगा कब जब टिकेगा ही नहीं ध्यान. तो वो आचार्य आके बोलते हैं कि मेडिटेशन का मतलब होता है कि अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करो. वो आचार्य प्रशांत, अरे भैया, अरे प्रॉब्लम तो सबको पता है भैया क्या है, और सोल्यूशन भी कहीं ना कहीं सबको पता होता है, लेकिन प्रॉब्लम पे ध्यान टिकेगा तभी तो प्रॉब्लम समझ में आएगी. अरे भैया मेरे को पता ही नहीं है कि मुझे ब्रेकअप की वजह से मेरा ब्रेकअप हो गया, मेरे अंदर क्या पेन हो रहा है, मुझे ये नहीं पता. मैं बस ये कह रहा हूँ उसका मेरा ब्रेकअप हो गया इसलिए पेन हो रहा है. इसलिए पेन नहीं हो रहा है, पेन इसलिए हो रहा है क्योंकि मुझे ये फील हो रहा है कि वो किसी और के साथ सो रही है, इस वजह से पेन हो रहा है. ब्रेकअप से फेल नहीं हो रहा है. ब्रेकअप तो एक ट्रिगर पॉइंट है. मुझे इसलिए फील हो रहा था कि मुझे उसकी याद आ रही है, इस वजह से ये होता है. अब ये देखोगे नहीं, ध्यान नहीं दोगे तो तुम अपनी प्रॉब्लम कैसे निकालोगे. अरे फिजिकल प्रॉब्लम तो तुम बाहर देख सकते हो, अरे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम तो तुम पहले ऑब्जर्व करनी पड़ेगी ना. तो घोंचू देखेगा कैसे नहीं, जब देखेगा ही नहीं तो कैसे करेगा. जब समझ में ही नहीं आएगा कि भाई शेर घास खा रहा है, तो जब तुमको पहले दिखेगा कि शेर घास क्यों खा रहा है, अगर ये क्वेश्चन पूछना है तो पहले देखना पड़ेगा ना कि शेर घास खा रहा है कि नहीं खा रहा है. आपका ध्यान शेर पे नहीं है ना घास पे है, आप उधर कहीं देख रहे हो और आप कह रहे हो कि भैया हमें समझ नहीं आ रहा. अरे भैया पहले देखो तो ये क्यों बोलने की चाहत हो जाती है कि ध्यान का प्रॉब्लम का मतलब होता है, मेडिटेशन का मतलब है अपनी प्रॉब्लम को समझना और उसके निवारण निकालना. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. कुछ नहीं होने वाला. तो अगर आप ध्यान से अटेंशन को देखो, अटेंशन को अगर आपकी अटेंशन अच्छी होती जा रही है तो आप देखोगे कि आपका जो ये है क्या बोलते हैं, जो यूनिवर्स के पैटर्न्स हैं वो आपको दिखना चालू हो जाएंगे. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक चीज नोट करी कि मैं कितना भी समझा लूं आचार्य प्रशांत की ऑडियंस को, वो नीचे पगलाना ही पगलाना है उनको. मेरे लिए वो पगला जाएंगे. गाली गलौज माँ बहन उनका वही नॉर्मल है, ये उनके गुरु ने सिखाया है. ठीक है. तो एक पैटर्न क्या है इसमें, इससे क्या सीखने को मिलता है. इससे ये सीखने को मिलता है कि इस देश की ऑडियंस 80% इमोशनल है
और उससे एक चीज और सीखने को मिलती है कि भैया 80% लोग इमोशनल ऑडियंस है। 80% पीपल ऑफ दिस कंट्री टेक द डिसीजन इमोशनली, दे डोंट टेक डिसीजन लॉजिकली, दे टेक द डिसीजन इमोशनली। दैट इज वाई नेता जीत जाते हैं। दे आर हिटिंग ऑन द इमोशंस। वो धर्म 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 कर करके आपको अपने साइड कर लेंगे, है ना, क्योंकि उनको लगता है कि धर्म मतलब आप और मैं एक कॉमन ग्राउंड पे है धर्म, और वो अपने साइड कर लिया उन्होंने। और उसके बाद क्या करेंगे, वो करेंगे वही, जब पावर उनको मिल जाएगी, सत्ता मिल जाएगी, तो उसके बाद वो करेंगे वही जो उनकी वासना है। वो कुछ नहीं हेल्प करते। लेकिन अब थोड़ा अभी भी लोग देखो इमोशनल है, अभी भी कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि भाई कौन सा नेता हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि अभी भी वो डिसीजन घोंचुओं की तरह लॉजिक से नहीं लेते हैं। ये सारे डिसीजन जो हैं, इमोशंस कहां काम आते हैं, मेरी बात सुनो। जब आप संगीत बना रहे हो तब इमोशंस काम आते हैं, कला में काम आते हैं, आर्ट में काम आते हैं इमोशंस। आप अपनी फैमिली के साथ बैठे हुए हो, वहां काम आते हैं। किसी से प्यार करना है, शादी करनी, रिलेशनशिप में काम आते हैं। आपके रिलेशंस हैं वो बने रहे, इसलिए इमोशंस बनाए गए हैं। इमोशंस इसलिए नहीं बनाए गए हैं कि देश का प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए, वो आप डिसाइड करो इमोशनली, वो लॉजिकली डिसाइड करना चाहिए। बिजनेस में इमोशंस मत लाओ। बिजनेस में भी लोग इमोशंस ले आते हैं। बिजनेस इज नॉट अबाउट इमोशंस। बिजनेस में कुछ फेल होता है तो उसका लॉजिकल रीजन होता है। उसका मतलब यह नहीं होता है कि आपने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया इसलिए भगवान गुस्सा हो गए, इस वजह से आपका बिजनेस फेल हो गया, या कुंडली आपकी नहीं चली, या आपकी कुंडली के ग्रह नहीं सही है, आपके पामिस्ट्री नहीं सही। ये सब इमोशनल है। हर जगह इमोशंस नहीं है। खरीदने में भी इमोशंस ले आते हैं लोग, ठीक है। तो मार्केटिंग क्या कहती है? मार्केटिंग पता है क्या कहती है? वो कहती है पार सिंह की बातें मत सुनो। सच बता रहा हूं, अगर आपको मार्केटिंग में सक्सेसफुल होना है ना, इसीलिए मैं देखो आप कितना पोलैरिटीज है मेरी दो जो मेरे चैनल हैं उनमें आप देखोगे कि बाप रे बाप, एक तरफ ये आदमी सच बोल रहा है और दूसरी तरफ कह रहा है झूठ बोलो। क्योंकि भैया आप वही बोलोगे नहीं तो कैसे करोगे? अब भाई एक मैं नेता हूं, मैं उनसे बोल रहा हूं कि देखो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, उससे अच्छा मैं धर्म पे अटैक करूं तो वो ज्यादा अच्छा है कि सारे लोग आ जाएंगे मेरे पास। आप देखो, समझने की कोशिश करो क्या हो रहा है सारा का सारा मामला। तो मार्केटिंग क्या कहती है? मार्केटिंग कहती है कि आपके इंस्टीट्यूट में 1.5 लाख स्टूडेंट आए, उन 1.5 लाख स्टूडेंट में 200 लोगों ने केवल सक्सेसफुल हासिल किया, बाकी लोग नहीं कर पाए, क्योंकि पैरेटो प्रिंसिपल ऑब्वियसली हर जगह लागू होता है, 80-20 का रूल लागू होता है हर जगह, तो नहीं कर पाए। तो आपको ये नहीं दिखाना है कि बाकी 1,48,000 कुछ समथिंग लोग नहीं कर पाए। आपको ये दिखाना है, देखो आपको वहां पे बोर्ड पे चेहरों आपका अपनी कंपनी के चेहरे पे आपको ये दिखाना है, यानी जो बोर्ड्स हैं, यानी जो वेबसाइट है, यानी जो सोशल मीडिया है, वहां पे आपको ये दिखाना है कि मेरे सक्सेस लोग कितना किया हमने। क्योंकि एक्चुअली देखा जाए तो ये लोग सक्सेसफुल हुए तो कुछ ना कुछ तो हमने किया ही है ना। मतलब एज ए इंस्टीट्यूट, एज एन एकेडमी, जैसे क्लिक फनल्स जो है, उनके सिर्फ 200 सब्सक्राइबर्स जो हैं वो सिर्फ आगे बढ़े हैं, $1 मिलियन क्रॉस किया उन्होंने। बाकी के जो 1,38,000 या 48,000 जो लोग हैं वो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, या कुछ थोड़ा बहुत अचीव किया, ज़्यादा नहीं, ठीक है। अगर सारे जिसने पैसे कमाए हैं सिर्फ उनको अगर हटा दें तो केवल 10,000 लोग ऐसे आपको मिलेंगे जिन्होंने कुछ उखाड़ा है क्लिक फनल्स में। नहीं तो 1,40,000 लोग क्लिक फनल्स में कुछ नहीं कर पाए, सिर्फ बैठे बैठे पैसा दे रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। 1,23,000, 1,20,000 लोग, जो भी आप कहना चाहो, मतलब 1 लाख लोग कुछ नहीं कर पाए। तो अब संदीप महेश्वरी की वीडियो में क्या बोला जाता है कि सच बता दो। बात उनकी सही है, क्योंकि वो अब जिस पॉइंट से बोल रहे हैं वो स्पिरिचुअल पॉइंट से बोल रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि स्पिरिचुअल पॉइंट से अगर आप ये बोलोगे ना कि हमने भैया देखो हमारा ये दृष्टि है ये विकास दिव्य कीर्ति का, और इसमें इतने लोग IAS नहीं बन पाए, कितने लोग, ऑलमोस्ट 96% लोग नहीं बन पाए, 96%, और उनका चेहरा आप दिखाओगे तो लोग वहां पे एडमिशन नहीं लेंगे। लोग वहां एडमिशन लेंगे जहां पे ये दिखाया जा रहा है कि भैया हाँ यहां पे इतने लोग सक्सेसफुल हुए हैं। आप देखो कितना गंदा गेम है ये। आप देखो साला कितना पनौती है ये गेम। आप देखो, समझने की कोशिश करो। एक तरफ बात होती है सत्य बोलो, और दूसरी तरफ बात होती है अगर तुमने सत्य बोला तुम सड़क पे आ जाओगे, तुम सड़क पे आ जाओगे साले। और ये बात सही है,
क्योंकि लोग का माइंड काम, आपने सत्य बोलना है, लोगों को नहीं सुनना है। लोग सिर्फ ऊपर से बोलते हैं सत्य बोलना है, लोग अंदर से झूठ सुनना चाहते हैं। और अगर आपने झूठ नहीं बोला, इनफैक्ट आपने छुपाया है, आपने झूठ नहीं बोला, आप ये नहीं कह रहे हो कि हमारे में सक्सेसफुल है, आपने बस छुपाया है। लेकिन लोगों की बातें जब सूरत ये स्पिरिचुअलिटी में जब आप देखो तो स्पिरिचुअलिटी क्या कहती है? स्पिरिचुअलिटी कहती है सब कुछ सच बताया करो, और सब कुछ आपने सत्य बताया तो आपकी घनघोर, आपका हो गया मामला सेट। मार्केटिंग में कई बार हम वेबिनार कर रहे होते हैं, वेबिनार में 3-4 लोग आए होते हैं, लेकिन हम दिखाते हैं कि 400 लोग आए हुए हैं। तो अब आप कहोगे ये तो झूठ कर रहा है, एक्टिंग, ये तो झूठा है एक नंबर का। अरे भैया, अगर आपने 3-4 लोगों को दिखा दिया ना कि भैया कोई नहीं है यहां पे, तो वो भी चले जाएंगे। तो आपको एक्टिंग करनी पड़ती है, और ये रसल ब्रंसन भी करते हैं। ये मैं नहीं करता, रसल ब्रंसन ने खुद कहा है कि ऐसा पोजिशनिंग करनी पड़ती है आपको पोजिशनिंग ही ऐसी करनी है कि भैया आप पोजिशनिंग अगर करोगे ना, आपने अगर सत्य की पोजिशनिंग कर दी तो सत्य भैया कोई नहीं चाहता। ये झूठों के, तो मैंने आपसे क्या बोला कल, ये दुनिया झूठ में जी रही है। सुबह से लेकर शाम तक पैसा, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, इसके अलावा इस दुनिया में कुछ नहीं है। ये दुनिया आपको तो खा ही रही है, अपने आप को भी खाए जा रही है अंदर ही अंदर। इसी वजह से ये दुनिया और क्रोधित हुई जा रही है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है और सारी चीजें हो रही हैं, प्रॉब्लम्स हो रही है, इतनी सारी जो प्रॉब्लम्स हो रही है वो इसी वजह से हो रही है। क्योंकि भैया ये दुनिया जो है वो एक नंबर की झूठी, मक्कार और छल कपट बेईमान है। और आप एज अ मार्केटर वो करोगे जैसी दुनिया है, ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से चलोगे, आप अपने हिसाब से नहीं चलोगे, स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से नहीं चलोगे। और ये एक बहुत ही बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन जो मैंने देखा, मैंने कहा भाई ये तो बहुत खतरनाक है। मतलब आपको सत्य अगर आपने बोल दिया तो आप तो सड़क पे आ जाओगे। तो मैं नहीं कह रहा हूं झूठ बोलो, मैं कह रहा हूं हाइड कर रहे हो फिर भी एक तरीके से छलावा तो है कहीं ना कहीं। ये तो कई लोग मेरे सीखने आते हैं, उसमें से बहुत सारे लोग एक्शन टेकर नहीं है। संगीत सीखने आते हैं लोग मेरे से, पैसे दे देंगे लेकिन रियाज नहीं करेंगे। तो अब मैं उनका चेहरा कभी दिखाता ही नहीं हूं। क्यों नहीं दिखाता? क्योंकि भैया अगर मैंने वो दिखाया तो वो खरीदेंगे ही नहीं कोई, कहेंगे इनका ये प्रॉब्लम, पार्थ सिंह प्रॉब्लम है, इनका कुछ प्रॉब्लम है। तो ये चक्कर है। ये गेम कितना खतरनाक है, क्योंकि दुनिया छलावे में जी रही है। उनको नहीं सुनना भैया, उनको नहीं सुनना है। उनसे बात करोगे वो कहेंगे भैया हमारा सरदर्द मत करो, हमारा सरदर्द करोगे हम तुमको घर से बाहर निकाल देंगे, और हमसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब तीसरी आंखें मत खोलो हमारे सामने। लोग मेरे को बोलते हैं, मेरे दोस्त सारे कहते हैं इसकी तीसरी आंख खुली हुई है, तो इसने तीसरी आंख खोल दी। जरा सा ज्ञान अगर बीच में आ गया तो बोले अरे पेलना चालू कर दिया ज्ञान इसने फिर से। कोई बात नहीं करने की जरूरत है, अपने टारगेट सेगमेंट से बात करो सिर्फ, अगर बात करनी है तो। उसके अलावा बाहर अगर आपने बात करने की कोशिश करी तो आपको बेवकूफ करार दिया जाएगा, और आप बेवकूफ हो। अगर आप नहीं सीख रहे हो इन लोगों से तो आप सच में बेवकूफ हो। तो कोई बात करने की जरूरत नहीं, किसी को कोई ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, कुछ ज्ञान देने की जरूरत नहीं किसी को। मरने दो, उनको मरने दो। और जो मर रहा है उसको अगर हेल्प मांग रहा है हेल्प दो, कि हाँ भैया क्या करें बताओ यार, हम कुछ भी करने के लिए रेडी। अब उसको बताओ आप ठीक है ये एक रास्ता है, नहीं तो भैया किसी को मत बताओ कुछ। एक नंबर की फरेबी, झूठी, मक्कार ये दुनिया है, एक नंबर की। इस दुनिया में हर एक आदमी 99.9% लोग अपनी जिंदगी का टाइम वेस्ट कर रहे हैं और दूसरे की जिंदगी धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये दिन ब दिन ये दुनिया और जालिम और क्रूर और निर्दयी होती जा रही है। ये दुनिया इस प्लेनेट की धज्जियां उड़ा के रहेगी। ये प्लेनेट की धज्जियां उड़ना निश्चित है। इस प्लेनेट का धज्जियां उड़ जाएंगी, मेरे तुम लिखवा कर रख लो, चीथड़े उड़ जाएंगे इस प्लेनेट के, और हो रहे हैं। वो होने ही है क्योंकि ये डाला गया है। डिस्ट्रक्शन नेचर ने ही डाला है माइंड में। आप सोचो, नेचर हमें पोलैरिटी पे नहीं पैदा करी है, हमें पोलैरिटी पे पैदा करी है। देखो सुनो,
वैसे देखा जाए तो नेचर के दो साइड होते हैं, सुनना ध्यान से। एक होता है कि भाई राक्षस योनि और एक होता है देव योनि। ये दो दो साइड होते हैं। राक्षस योनि मतलब कोमोडो ड्रैगन, सांप, छिपकली, मकड़ी, तो गंदा, डार्कनेस। और एक होता है ब्राइटनेस। ब्राइटनेस मतलब क्या? कुत्ता, खरगोश, बिल्ली, है ना, ये सब प्यारे प्यारे लोग हैं, क्यूट, यानी लव एंड हेट अगर बोला जाए तो दो दो है। लोग कहते हैं नेचर इज लव, नेचर इज नॉट लव, नेचर इज हेट। कभी देखो फ्लड आते हुए, देखो नेचर रोक ले, देखो क्या होता है। कभी देखो, कभी अमेजोन के जंगलों में फंसो, देखो नेचर क्या करता है आपकी हालत। कभी देखो कि एक कोमोडो ड्रैगन कैसे जिंदा लाश को खाता है, जिंदा जिंदा सुअर को खाता है। एक एक उसको सुअर जिंदा रहता है। जंगली कुत्ते खाते हैं जिंदा हिरन को, हिरन के बच्चे को। कभी देखो टाइगर क्यों नहीं खाता? टाइगर के अंदर ब्राइटनेस है, टाइगर प्यार है, टाइगर इज अ लविंग क्रिएचर। तो टाइगर क्या करता है? पहले मारता है, उसको रिस्पेक्ट देता है, गर्दन तोड़ता है पहले उसकी। लेकिन कुछ ऐसे आप ज्यादा, तो आप सोचोगे यार नेचर ने बनाया ही है तो सबको ब्राइट साइड बनाते, लेकिन एवरीबॉडी इज नॉट ऑन ब्राइट साइड। लेकिन एक्चुअली जब इंसान पैदा हुआ तो उसको ब्राइट साइड पे पैदा किया गया है। उसके अंदर करुणा है, इंसान के अंदर, मनुष्य के अंदर। कोमोडो ड्रैगन की तरह नहीं है वो, सांप की तरह नहीं है। बोलते हैं ना सांप है ये डसेगा ही डसेगा। वो सांप को बनाया ही गया है, वो अकरुण बनाया गया उनको, वो निर्दयी बनाया गया उनको, क्रूर बनाया गया है। आप देखो तो हेट, एक साइड हेट में बटा हुआ है, पोलैरिटी है, और एक साइड लव में बटा हुआ है नेचर। आप नेचर को ध्यान से अगर ऑब्जर्व करोगे आपको समझ में आएगा कि नेचर है क्या। लोग कहते हैं नेचर इज लव, नेचर इज नॉट लव, नेचर इज हेट ऑल्सो। आप किसी फ्लड में आ रहे हो, अब देखो कैसे नेचर बर्बाद करता है लोगों को। अब नेचर को जानते नहीं हो, जब उसी वही पानी है, वही पानी है, पानी उसका जब धार नहीं होती तो बड़ा प्यार प्यार से चलता है, और उसी पानी की धार बढ़ा दो डायमंड काट देगा वो। वही पानी है, वही पानी है। वही पानी जब नदी में बह रहा होता है तो बड़ा अच्छा लगता है, और वही पानी जब बाढ़ बन के आता है, सुनामी बन के आता है, तो तुम्हारी धज्जियां उड़नी तय है, और वो उड़ाएगा, उसको कोई मतलब नहीं है। वो उसको कोई मतलब नहीं कि आप बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर हो, आपने कितने लोग की हेल्प करी, आप कितने संत महात्मा, उसको कोई मतलब नहीं है। आप देखो कितना खतरनाक चल रहा है मामला। इट इज ऑल अबाउट फकिंग डुअलिटीज। और हमको पैदा किया ब्राइट साइड पे, मनुष्य योनि। अब हुआ क्या, मनुष्य योनि में भी लोग कुछ पैदा होने लगे राक्षस योनि में। मतलब क्या कि आप एक बुरा आदमी है, एक अच्छा आदमी है। और हुआ क्या कि अब जैसे जैसे शुरू में आप देखो कि अच्छे आदमी पैदा हुए, कोई भी बुरा आदमी पैदा नहीं हुआ था। आप देखो शुरू में एकदम एडम एंड ईव्स, या आप सतयुग बोलते हैं ना, सतयुग, सत्य का युग, उस वक्त वहां से, इसी वजह सतयुग बोलते हैं उसको। तो शुरू में जब इंसान पैदा हुए तो वो कोई उसमें क्रूरता नहीं थी, लड़ाई झगड़ा मारपीट नहीं थी। फिर धीरे धीरे जब ये आया, क्या बोलते हैं, 12वीं सेंचुरी, 11वीं सेंचुरी, आप देखो तो ये अरब से लोग आने लगे, है ना, खिलजी आ गई, खिलजी डायनेस्टी इंडिया में आके कॉन्कर कर लिया, है ना। देखो अब क्रूरता बढ़ती है हर साल, हर एक सेंचुरी में क्रूरता हल्की हल्की जो उसकी नॉब है वो नेचर बढ़ा रहा है। हेट का जो डायल है वो बढ़ा रहा है। अब देखो तो क्या होगा, धीरे धीरे लोग क्रूर पैदा होने लगे। अब अगर आप देखोगे, अगर आप ध्यान से देखो, अभी भी 80% लोग दुनिया में अच्छे हैं और 20% लोग जो है वो दुनिया में खराब हो चुके हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले 99% लोग अच्छे थे, 1% लोग खराब थे। लेकिन अब 80% लोग अभी भी ब्राइट साइड पे, यानी देव योनि में है, और 20% लोग राक्षस योनि में है। अगर वो कोई लड़की उनके हाथ चढ़ गई तो पता नहीं उस लड़की का क्या करेंगे। ठीक है, पहले ऐसा नहीं था सतयुग के टाइम में। इसी को अब जैसे जैसे आप आगे देखोगे, वक्त आगे बीतता जा रहा है, वो 80% से ब्राइट साइड से हम लोग चले जाएंगे 70% पे, फिर 60%, 50%। एक पॉइंट आएगा जब 50% ये हो जाएगा, 50% लोग राक्षस हो जाएंगे और 50% लोग देव बचेंगे। तो अब इसमें घमासान युद्ध होने के चांसेस हैं। इसी वजह से युद्ध आप देखो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। युद्ध बढ़ेंगे और वर्ल्ड वॉर और बढ़ेगा आगे। वर्ल्ड वॉर 3 नहीं होगा, 4, 5, 6, 7 होंगे, बहुत सारे वर्ल्ड वॉर होंगे। अभी तुम देखो तो सामने ही होंगे हमारे। जब तक हम मरेंगे 2073, 2080, 2070 तक, तब तक ये 80% राक्षस देव योनि से 60% लोग बचेंगे। मतलब
इतना तेज हाइपर ये बढ़ेगा जिसकी कोई हद नहीं है। और जैसे जैसे राक्षस योनि के लोग आते जाएंगे, प्लैनेट का डिस्ट्रक्शन होना तय है। प्लैनेट जो है वो डिफॉरेस्टेशन बढ़ेगा, है ना। तो इसी को बोलते हैं कि हम जितना राक्षस योनि बढ़ती जाएगी, बोलते हैं हम कलयुग में एंटर कर रहे हैं। और ये कलयुग सतयुग कोई वैसा नहीं है कि भगवान ने बना दिया है कुछ। इट इज जस्ट अबाउट कि पहले 100% लोग देव योनि में थे, अब धीरे धीरे हम लोग आ रहे हैं। तो एक्चुअली लास्ट में बचेंगे 100% लोग, सारे अच्छे लोग मर जाएंगे, है ना। 100% लोग बचेंगे जिसमें वो प्लैनेट को, तब तक प्लैनेट भी तबाह होने वाला होगा। और वो तबाही बोला जाता है कि वो भगवान उसका 10वां अवतार लेंगे, कल्कि का अवतार। वो अवतार कुछ नहीं बोला गया है वहां, ऐसा नहीं कोई बच्चा पैदा होगा वहां। एक्चुअली क्या है कि वो प्लैनेट ही खत्म हो जाएगा, वही 10वां अवतार है। वहां पे कोई आएगा नहीं प्लैनेट खत्म करने, प्लैनेट ही खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा। तो ये चक्कर है सारा का सारा। आप अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, बचेगा फिर भी नेचर। अब सुनो ध्यान से, अभी भी नेचर ही बचा, क्योंकि नेचर, राक्षस जो है वो भी नेचर का ही पार्ट है। मनुष्य मर गए तो क्या हो गया, देवता योनि मर गई तो क्या हो गया, जितने भी लोग बचे हरामी लोग, वो जितने भी लोग बचे वो भी तो नेचर ही है। देखो समझने की कोशिश करो, ये सब कुछ नेचर का पार्ट है भैया, ये है ही नहीं। देयर इज नथिंग कॉल्ड एज प्यार 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 प्यार। एवरीथिंग इज अबाउट हेट ऑल्सो, एवरीथिंग इज अबाउट लव ऑल्सो। प्यार जब खत्म होने लगता है, जितना जल्दी वो प्यार खत्म होगा पूरी दुनिया से, उतना जल्दी आप समझ लो कि कलयुग आना तय है, उतना जल्दी। अब देखो इंडेंजर्ड स्पीसीज हो रही है, विलुप्त प्रजातियां हो रही हैं, ये सब कुछ प्यार खत्म हो रहा है, धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा। दी एंड, खत्म, और कुछ नहीं। इसी को कलयुग बोलते हैं। अब ये साइकिल क्यों रिपीट हो रही है बार बार? ये कैसे पता कि सतयुग आएगा, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग? ये क्या है? लोग कहते हैं कि लड़कियां नग्न अवस्था में जब घूमने लगे तो कलयुग आ गया। नहीं नहीं, दैट इज नॉट कलयुग। नंगी लड़कियां या नंगे लड़के घूमना इज नॉट अ प्रॉब्लम, जब तक प्यार बना हुआ है। कि भाई आप बीच पे जा रहे हो और नग्न अवस्था में कोई औरत निकल रही है और आप भी नंगे पड़े हुए हो, ठीक है, उसको कुछ हुआ, चोट वोट लगी, आपने हेल्प कर दी। अब आप बीच पे जा रहे हो और वो नग्न अवस्था में निकल रही है और आपने उसका बलात्कार कर दिया 4 लोग साथ बैठ के, तो वो एक प्रॉब्लम है ना। लोग कहते हैं कि नग्न अवस्था, नो, तुम उनको पता नहीं है, अज्ञानी है ये लोग, उनको कुछ नहीं पता। इट इज ऑल अबाउट कि जो रेशियो क्या चल रहा है। अभी रेशियो 90 या 80-20 है, ये 70-30 होगा, फिर 60-40 होगा, 50-50 तक समझ लो कि रहने वाला नहीं है इस देश में। 50-50 में कहीं नहीं रह पाओगे। और जहां आबादी ज्यादा है वहां पे क्रूरता ज्यादा है, ये भी थोड़ा समझना जरूरी है, क्योंकि जहां पे नेचर ज्यादा है वहीं पे तो डुअलिटी ज्यादा होगी। तो इसी वजह से इंडिया में ज्यादा हो रहा है ये चीजें, इंडिया में क्राइम बहुत ज्यादा है इसी वजह से, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा है, प्रोबेबिलिटीज बहुत ज्यादा है। तो ये है सारा का सारा चक्कर। अब ये बात हुई कि ये साइकिल कैसे पता चली महाभारत में सबको। एक्चुअली ये बार बार रिपीट होता रहता है। ये अभी धरती खत्म होगी, फिर कहीं और कोई और धरती पैदा हो जाएगी, जरूरी नहीं यहीं पे हो, कहीं और पैदा हो जाएगी, फिर धरती बनेगी, फिर वो धरती जरूरी नहीं इसी स्थान पे हो। ये तो वैसे भी स्थान है ही नहीं, हम तो चल रहे हैं 17,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, हम भागते चले आ रहे हैं। धरती दोबारा पैदा होगी, फिर वही सब नाटक होगा। फिर शुरू में वो पेड़ और चहचहाते पक्षी और ब्राइटनेस का प्रपोर्शन ज़्यादा होगा, ब्राइटनेस होगी 90% या 99%, और 1% लोग होंगे, 1% जो है राक्षस योनि के लोग होंगे, राक्षस योनि की चीज़ें होंगी। फिर जब ये मनुष्यों में आने लगता है तब मामला खराब होता है सारा। आप देखो शुरू में 99% लोग जो होंगे वो ब्राइट होंगे, प्यार 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 प्यार। आपको क्या चाहिए? क्या आपको हेट चाहिए? क्या आपको प्यार चाहिए? आपको प्यार चाहिए। लेकिन कई लोग इस दुनिया में जिनको हेट चाहिए, क्रिमिनल्स, जिनको कोई मतलब नहीं है, वो इतने मतलबी हो गए हैं कि उनको हेट ही चाहिए, उनको प्यार नहीं चाहिए। उनको कोई मतलब ही नहीं है प्यार और हेट, उनको सिर्फ जो उनको चाहिए वो चाहिए, उसको हेट ही बोलते। दैट इज हेट। यू आर किलिंग योर मदर नेचर बिकॉज ऑफ द फकिंग हेटनेस। दैट्स इट। सो आपको प्यार चाहिए, प्यार चाहिए, हर तरफ प्यार चाहिए, लेकिन एक्चुअली नेचर तो 2 साइडेड है।
लेकिन आपका अभी जो एक साइड है वो है प्यार, वो ज्यादा करुणा में है, मतलब आपका मन जो है वो करुण है अभी, वो आपका दयावान है अभी, मन दया से भरा हुआ है। जबकि नेचर में ऐसा नहीं होता है, आप समझने की कोशिश करना। नेचर जो है ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है नेचर को। नेचर में दोनों चीजें बराबर होती हैं बॉस। आपके अंदर 99% दया है, जबकि ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि नेचर बैलेंस करेगा इसको। और कैसे बैलेंस करेगा नेचर? ऐसे बच्चे पैदा करके जिनके अंदर दया नहीं हो। जितना ज्यादा दया आपके अंदर है, जितने बड़े मदर टेरेसा आप हो, उतना बड़ा कोई उसामा बिन लादेन पैदा होगा। यह होना ही होना है, क्योंकि यह नेचर डुअलिटी में काम करता है। आप आज 100 साल के लिए भले जी लो और सारी दुनिया में आपका एक बोलबाला होगा कि भाई आप तो प्यार करते हो, दयावान हो, और आप कहोगे 100 साल में तो कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है। तो इसी वजह से 100 साल में अभी तक काउंटर हेट्रेड मनुष्य पैदा नहीं हुआ अभी, या काउंटर हेट पैदा नहीं हुआ। तो देर इज अ काउंटर एंड देर इज काउंटर लॉजिक, देर इज अ लॉजिक एंड काउंटर। वैसे ही देर इज अ राक्षस, देर इज अ देवता। पर पैदा जब होते हैं इंसान तो ब्राइट साइड पे पैदा होते हैं। कोशिश करो समझने की। जब ये प्लैनेट बना और स्टार्ट हुआ, जब इस पे जीवन, तो वो एक ऐसे कंडीशन में स्टार्ट हुआ जहां पे करुणा हो, जहां पे प्यार हो, मोहब्बत हो, प्रेम हो, दया हो, है ना? आपको वही पसंद है कि यार सब जगह प्यार रहे, पीस बनी रहे। अरे घोचो, पीस नहीं बन सकती। यू कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस। इट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटिंग, कॉन्ट्राडिक्टिंग। ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। यू कैन नॉट मेंटेन द पीस। इट हैज टू, देयर हैज टू बी अ पर्सन जिसको, जो इसको नेचर को बैलेंस करे। तो अभी अगर पीसफुल आदमी पैदा हो गया तो अशांत आदमी पैदा करेगा ही करेगा यूनिवर्स, और इसी वजह से अशांत आदमी पैदा हो जाता है। वो बैलेंस कर रहा है। आप समझने की कोशिश करो। आप इस साइड पे हो, शांति की साइड पे, क्योंकि आप शांति पे पैदा हुए हो। पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको शांति से कोई मतलब नहीं, उनको अशांति से मतलब है, उनको हेट से मतलब है। आप समझने की कोशिश करो मैं क्या कह रहा हूं। इट इज फकिंग डुअलिटीज। इट हैज टू बी लाइक दैट। देयर इज नथिंग कॉल्ड एज पीस। 100% पीस नहीं हो सकती। वो बैलेंस कर रहा है नेचर, और वो बैलेंस जब हो जाता है तब बोलते कलयुग एंटर कर दिया। अच्छा वाला जो घोर कलयुग है वो एंटर हो गया। 50% लोग होंगे पीसफुल, 50% हेटरेट, और लड़ लड़के वो पीसफुल वाले भी सारे हेटरेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। आखिरी में जीत जो होगी वो तंत्र की होती है। तंत्र की जीत होती है, तंत्र से शुरुआत होती है। तंत्र मतलब क्या? डार्कनेस। जीत हमेशा डार्कनेस की होती है, काली की होती है, काल की होती है, महाकाल की होती है जीत। जीत सिर्फ और सिर्फ उसी की होगी। चालू भी वहीं से हुआ था। ये बल्ब है दोस्तों। एक स्टार पैदा होता है कुछ टाइम के लिए, लेकिन डार्कनेस पहले थी, अभी भी है, लेकिन वो छुपी हुई है बिकॉज स्टार आ गया है। और स्टार मर जाएगा, डार्कनेस रहेगी। डार्कनेस इटर्नल है। डार्कनेस इटर्नल है। एक्चुअली बसता है तो सिर्फ तंत्र बसता है, और कुछ नहीं बसता। पैदा भी तंत्र होता है, मरता भी तंत्र। तंत्र का मतलब यहां पे महाकाल से है मेरा मतलब। एक्चुअली जो प्यार है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। प्यार सिर्फ कुछ मोमेंट के लिए आता है, मोमेंटरी, कुछ मिलियंस ऑफ ईयर्स के लिए। उसके बाद बसता वही हेट है आखिरी में। यानी हेट नहीं बसता, मतलब इन द सेंस डार्कनेस बसती है, ब्राइटनेस होती ही नहीं है। देयर इज नथिंग कॉल्ड एज देव योनि। देयर इज ओनली राक्षस योनि इन दिस वर्ल्ड। बाय डिफॉल्ट अगर आप देखोगे तो ये, या राक्षस और देव ना भी बोले तो डार्कनेस है। और फिर एक पॉइंट आएगा, ये डार्कनेस भी खत्म हो जाएगी। देयर इज नथिंग लेफ्ट ओनली। ये जो बैलेंस जो कहते हैं ना, लोग कहते हैं कि शांति बनी रहे, अमन बनी रहे, अमन 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 हो, शांति हो, शांति हो, दया बनी रहे, प्यार बना रहे। नहीं हो सकता। आप नेचर के खिलाफ जा रहे हो।
हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, नेचर में लिखा ही नहीं हुआ है। वो अभी आपको पैदा कर दिया कुछ सालों के लिए, कुछ मिलियंस ऑफ सेंचुरीज के लिए, कुछ शताब्दियों के लिए आपको प्यार अभी है, लेकिन जब तक 21वीं 22वीं शताब्दी आएगी आएगी तब तक नेचर बैलेंस आउट करना चालू कर देगा। नेचर बैलेंस आउट कर रहा है। और अगर आप देखोगे, सिर्फ इससे समझ सकते हो कि डार्कनेस हमेशा से थी और है और रहेगी, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि जीत किसकी होने वाली है। जीत डिस्ट्रक्शन की होगी, यानी नटराज की होगी, यानी शिव का वो जो पार्ट है नटराज, वो आखिरी वही स्टेज है। डिस्ट्रक्शन मतलब क्या? कौन डिस्ट्रक्ट करता है? डिस्ट्रक्ट कौन करता है मुझे बताओ? वो जो गुस्से में है। एक शेर आता है, एक भालू आता है, गुस्से में सब कुछ तोड़ फोड़ देता है। वो जिसका मन सही नहीं है। तो एक्चुअली देखा जाए तो बाय डिफॉल्ट डिस्ट्रक्शन ही आखिरी रियलिटी है, यानी आखिरी में गुस्सा ही बसता है, आखिरी में नटराज ही बसता है। ये तो बीच का कुछ लाइट जली और बंद हो रही है बस, और उस लाइट जल रही, उसी में हम लोग पैदा हो गए। हमको अच्छा लग रहा है, अमन बनी रहे, हर आदमी मदर टेरेसा पैदा हो जाए, जीत बनी रहे और प्यार बना रहे और शांति बनी रहे, और कोई आदमी बेचैन ना रहे, हर आदमी खुश हो जाए, प्यार बना रहे। नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल। इनफैक्ट अभी भी अगर आप देखो अपने अंदर, आप नेचर के दो साइड हैं आपके। अगर आपको गुस्सा कर दिया जाए और आप क्या करोगे मुझे नहीं पता, है ना, तो पर फिर भी आप ज़्यादातर टाइम आप ब्राइट साइड पे रहते हो। तो ये है पूरा का पूरा। तो इट इज़ नॉट अबाउट वन साइड सर। यू आर स्टैंडिंग ऑन द माउंटेन, नेक्स्ट टाइम डोंट थिंक दैट नेचर इज़ वेरी नाइस। थिंक 2 times कि भैया नेचर इज़ ट्वाइस द सेम, मतलब दोनों साइड का एक ही है मामला सारा। होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू गाइस, नाइस डे, टेक केयर।